अगले 4-5 साल में आपको नहीं लगता कि वो सच में ही एक जॉब थ्रेट क्रिएट कर सकता है? इंसान और इंसानियत अपनी खूबियों की वजह से नहीं, अपनी गलतियों की वजह से है। और एआई गलतियां नहीं करता है, हम गलतियां करते हैं। तो सर एक हाइप के साथ जाना जरूरी होता है या नहीं होता है? मैं तो कहूँगा जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी ट्रेन कब कहाँ निकल जाए। तो इंडिया में अभी भी जो ड्राइवरलेस कार है वो इंडिया ने बैन कर रखी है, क्योंकि वो जॉब खा सकते हैं किसी ड्राइवर की। तो आपको लगता है कि चैट जीपीटी या फिर एआई के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन ले सकती है इन फ्यूचर? तो बैन करना कभी भी मैं सोल्यूशन मानता ही नहीं हूँ, रेगुलेशन होना चाहिए। क्या एआई सच में हमारी जॉब खा जाएगा या फिर उससे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी? अभी लास्ट मंथ मई में 3900 पीपल ने अपनी जॉब खोई थी यूएसए में एआई की वजह से। वहीं एक नया फेज आ रहा है जहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो गए, एआई ऑडिटर हो गए, इनकी न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो इन्हीं सब के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हितेश चौधरी सर, जो इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मैं सर का वेलकम करना चाहूँगा अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। लास्ट हमारी बेंगलोर में एक मुलाकात हुई थी छोटी सी, उसके बाद अभी हो रही है। यस सर, लास्ट टाइम हम वहाँ आई न्यून के उसमें मिले थे। हाँ जी। तो सर कैसे चल रही है आपकी कॉलेज लाइफ? अरे बहुत अच्छी चल रही है। कॉलेज जितना फ़न कहीं पे भी नहीं है। और मैं थोड़ा एडवोकेट करता हूँ फॉर्मल एजुकेशन को और इसको, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो सर आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि मैं अब जाके मास्टर्स करता हूँ? आई थिंक आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है एक बार पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, एक बार किया हुआ है, लेकिन मेरे को एक्चुअली में पहला इंटरेस्ट तो ये था कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था बजाय फॉर्मल जस्ट बेसिक कंप्यूटर साइंस। तो मुझे एक अच्छा मौका मिला, अच्छा करिकुलम मिला कि ठीक है इसमें पढ़ा जा सकता है। और दूसरा क्या है कि हम एक फ़ेज़ में शिफ्ट हो रहा था मैं, क्योंकि इनिशियली जो फेज़ था आपका सबका फेज़ होता है कि पहले जॉब करना है, थोड़ा छोटा मोटा जॉब करते हैं, फिर कोई स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद तो हमारा भी कह सकते हैं ज़िंदगी में इस मोड़ पे आ गए हैं कि अभी स्टार्टअप वगैरह सब हो गया है, एक्विजिशन वगैरह हो गया, उसके बाद अभी हम पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। जब आप खुद का स्टार्टअप करते हो, अभी आप भी कर ही रहे हो खुद के कोर्सेज वगैरह ये Yes, सब, sir. तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और जब आप अपना स्टार्टअप वगैरह एग्जिट करते हो तो थोड़ा सा मोमेंट ज़िंदगी में अभी थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है, तो ये मौका मुझे पता है दोबारा नहीं मिलेगा मुझे। तो जब तक ये टाइम मिल रहा है अच्छा और ये हो रहा है तो उसको कुछ यूटिलाइज़ किया जाए, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि चलो खुद पे थोड़ा फोकस करें। क्योंकि यूट्यूब पे आने के बाद एक क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या पढ़ूँ, ये Okay. थोड़ा सा कम हो जाता है। और मैं नहीं चाहता ऐसा कम हो, इसलिए मैं अभी पढ़ाने पे ज़्यादा थोड़ा कम कर रहा हूँ और पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो ये मेरा अभी लर्निंग फेज़ एक तरह से चल रहा है। अच्छा सर, बहुत ही सही है सर ये बात। तो सर आई थिंक आपका फर्स्ट ईयर तो आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो सर हाँ, फर्स्ट ईयर ऑफिशियली ये सैटरडे को कंप्लीट हो गया था। ओके, हाँ। तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं जयपुर के किसी कॉलेज से मास्टर्स करूंगा? क्या वो कॉलेज टॉप का कॉलेज है, या फिर आपने ये नहीं सोचा कि मैं आईआईटी से कर लेता हूँ? ऐसा कोई थॉट आपके मन में आया हो? नहीं, देखिए आईआईटी से करने का थॉट तो नहीं था कहीं पे भी, क्योंकि गेट एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब इस फेज़ में मैं इतना और टाइम एक्सपेंड नहीं कर सकता कि मैं गेट की तैयारी करूं फिर रिजल्ट्स दूं। हालांकि मैं अगर करता तैयारी तो शायद हो भी जाता, शायद आईआईटी आराम की से। रेस बहुत नहीं नहीं ज़्यादा सर, है, बट शायद हो आराम से जाता। हो जाता बट सर। मेरे पास जो यस। अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि मुझे एमटेक ही करना है कहीं से। मेरे पास ये था कि अभी जब टाइम मिला है तो क्यों ना घर वालों के साथ टाइम बिताया जाए, अपने घर पे रहा जाए, फैमिली को टाइम दिया जाए। न्यूली अभी शादी हुई है तो वहाँ पे भी टाइम दिया जाए, इसलिए मैंने जयपुर का ही कॉलेज चुना। वैसे मेरे को और भी कॉलेजेस से ऑफर थे कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे। बट जयपुर का सबसे बेस्ट कॉलेज आई थिंक मुझे लगा, ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है कोई, बट मुझे अच्छा लगा यस सर। JCRC। काफ़ी अच्छे गेस्ट वगैरह आते रहते हैं। अभी जैसे रिसेंटली सैटरडे को मेरी मुलाकात विजय शेखर शर्मा से हुई, जो कि पेटीएम के फाउंडर है। तो ऐसे गेस्ट से मिलना जुलना चलता रहता है वहाँ पे, तो अच्छा लगा। और फैमिली के साथ टाइम भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, इससे बेस्ट और क्या। सर अभी आपने एक पॉइंट उठाया कि मुझे फॉर्मल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है या फिर मेरा इंटरेस्ट है। तो आप कॉलेज जाके कुछ सीख रहे हैं या फिर खुद को ही सिखा रहे हैं? मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं, आप सेल्फ दोनों लर्निंग फेज चीज़, में हैं या फिर आप प्रोफेसर से दोनों सीख रहे चीज़ें हो रही है। देखिए ऐसा नहीं होता। देखिए कॉलेजेस को बैश करना बहुत आसान है कि देखो फिजिक्स क्यों पढूं, केमिस्ट्री क्यों पढूं, M1 क्यों पढूं। अच्छा ये तो बैश कर दिया, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट दिया, आपको डेटाबेस दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, डीएसए दिया, उसकी तारीफ तो नहीं करते हैं कि वो भी तो कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं। आज जितने लोग डीएसए के सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और डीएसए के नाम पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री कर दी है, जो कि अच्छी बात है। तो वो भी तो सब यस सर। कॉलेज से ही आया है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज से ही तो आया है सब कुछ। माना कुछ खराब सही बात। सब्जेक्ट हैं, बट बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट भी तो हैं। तो मैं बहुत सारा सीख भी रहा हूँ, कुछ फोर्सफुली भी सीख रहा हूँ। जैसे नेटवर्किंग सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ता ऑनेस्टली बताऊँ, बट क्योंकि मेरे करिकुलम में था तो पास तो करना ही था। तो जितनी नॉलेज अभी मुझे नेटवर्किंग की है, ज़बरदस्ती है बट है। ओके सर, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ जी। सीजीपीए कितनी बनी आपकी फर्स्ट ईयर की? अभी सेकेंड सेम का रिजल्ट आया नहीं है। फर्स्ट ओके सेम के आई थिंक अराउंड 8 पॉइंट समथिंग कुछ है। ओके, अच्छा वहाँ भी आप टॉप ही कर रहे हैं? नहीं नहीं, टॉप तो नहीं कर रहे, है और भी। ओके। तो सर आप अभी शायद क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कर रहे हैं।
तो सर आपने ये नहीं सोचा कि मैं एआई के ऊपर कर लेता हूँ, या फिर आपने एआई के ऊपर ऑलरेडी कर रखा है? नहीं, हमारे एक्चुअली में सिलेबस के अंदर, करिकुलम के अंदर जितना भी एआई, मशीन लर्निंग और ये सब है, इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो आप काफ़ी डेटा एनालिटिक्स भी करते हो, डेटा माइनिंग काफ़ी करते हो। उसके अलावा जनरेटिव का हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह के काफ़ी अच्छे पिकअप करने का आपके पास ऑप्शन है कि आप जनरेटिव एआई के ऊपर कर सकते हो। तो वो इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो मैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं करूँगा उसमें। ओके सर। सर आजकल एआई की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है और बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज है कि एआई क्या है, एमएल क्या है, डीप लर्निंग क्या है। सर कुछ आप इनका डिफरेंस बता सकते हैं कि इनमें डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है। देखिए, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। एआई अलग है, मशीन लर्निंग अलग है, डीप लर्निंग, बट है सभी एक बड़ी पिक्चर के। अब जैसे और मैं इररेलेवेंट एग्जांपल अगर इसका दूं, तो देखिए, अगर आप एक बार बेसिक कोर फाउंडेशन सीख जाते हैं जावास्क्रिप्ट वगैरह का, तो उसके बाद रिएक्ट क्या, व्यू क्या, एंगुलर क्या, ठीक है, थोड़े अलग इम्प्लीमेंटेशन है बट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो इसी तरह से आपकी स्टार्टिंग तो देखिए पहले पाइथन से होती है, फिर पाइथन की लाइब्रेरीज से होती है कि किस तरह से हम पाइथन से डेटा को पॉलिश कर सकते हैं। अब उसके अंदर आपको किस तरह के मॉडल्स लगाने हैं, मशीन लर्निंग करना है आपको, या डीप लर्निंग करना है, या कंप्यूटर विजन आपको करना है, या फिर आपको जनरेटिव एआई, अभी जैसे एलएलएम के मॉडल्स आ रखे हैं काफ़ी सारे, लैंगचेन वगैरह भी मैं पढ़ ही रहा था उसी के बारे में। तो बड़ा ही वास्ट फील्ड है, बट इसके अंदर घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपकी जॉब खा जाएगा या कुछ हो जाएगा। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। ओके। आपने देखा होगा वीएस कोड के अंदर इंटेलिजेंस होता है कि आप कुछ भी करते हैं सजेशन आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया था स्टार्टिंग के डेज में कि नहीं नहीं, इससे आपकी खराब हैबिट होती है, आप है ना टेक्स्ट पैड के अंदर ही लिखो, ये सजेशन मिलेंगे तो आपकी कोडिंग प्रैक्टिस खराब हो जाती है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाके देखते हैं तो कहते हैं यार प्रोजेक्ट तो ऐसे ही बनना था, जब तक वो सजेशन नहीं आएंगे कैसे कोड करेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना हमने आदत खराब कर ली, हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं। तो इसी तरह से जब आप को पायलट हो गया या AWS का विस्पर हो गया, अमेजोन का, तो ये सब यूज़ करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस ही करते हैं। तो एआई कुछ खराब नहीं कर रहा है अभी तक। तो जो भी कर रहा है वो आपके प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहा है। अच्छा फील्ड है, डरने की बजाय इसको एक्सप्लोर करना ज़्यादा मैं तो अच्छा समझता हूँ। हाँ सर, आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जब मैं अगर अपने कॉलेज डेज में वापस जाऊँ, जब मैं 2015 से 2016 के अराउंड था, उस टाइम पे आईओटी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था कि आईओटी आएगी, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद आया कि ब्लॉकचेन आएगा, ब्लॉकचेन पूरी करेंसी सिस्टम को चेंज कर देगा, जितने भ्रष्ट लोग हैं सब बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद सर, उसके बाद आया मेटावर्स, कि मेटावर्स आया, उसमें ज़मीन लीजिए और ऐश करिए। फिर उसके बाद अभी एआई आया। एआई के बाद अब जो एप्पल का विजन प्रो है वो भी अब कतार पे है। तो सर एक हाइप के साथ जाना जरूरी होता है या नहीं होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। और कई बार ऐसा होता है कि क्या ये पैसे कमाने की ट्रिक है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, या फिर ये सच में ही एक थ्रेड है? देखिए, जो AI पैसे कमाने की ट्रिक तो है, ये तो ऑनेस्टली है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है पूरी किस तरह से और जनरेट करेगी वो इसी तरह से जनरेट करती है। बट हाइप के साथ मैं तो कहूँगा जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी ट्रेन कब कहाँ निकल जाए। जिन्होंने स्टार्टिंग में ट्रेन जब आई थी रिएक्ट की, जिन्होंने पकड़ ली थी वो आज काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जिन्होंने सोचा अरे नहीं नहीं फालतू है, हम तो जेक्वेरी के साथ ही ठीक हैं, कोर जावास्क्रिप्ट के साथ ही ठीक हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने मार्केट का एक बहुत ही मेजर पोर्शन छोड़ दिया। तो हाइप्स आएगी, अभी एआई की हाइप है, अभी थोड़ा विजन प्रो की हाइप है, इसके बाद कुछ और फैंसी टर्म आ जाएगी। बट हाइप के अंदर जाना चाहिए, बट इसके ऊपर अपना करियर तो दाव पे नहीं लगाना चाहिए कि नहीं मैं तो अभी ये ब्लॉकचेन इंजीनियर ही बनूंगा या फिर मैं तो एआई इंजीनियर ही बनूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, अभी मार्केट एक्सप्लोर हो रहा है। कोर फाउंडेशन टेक्नोलॉजी तो देखो, अपना बैकअप हमेशा रखो, और उसके बाद थोड़ा सा हाइप भी देख लो कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्योंकि हो सकता है हाइप पकड़ जाए और आप उसके अंदर अर्ली मूवर्स एडवांटेज ले लो। ये सही बात कही सर आपने। सर एक चीज़ और जो डाउट आता है, अभी जो जनरल पर्सपेक्टिव है एआई को लेके, मैंने अभी जनरली दो टाइप के लोग देखे हैं, जो कि डिनाइल मोड में हैं कि एआई कुछ नहीं है, और दो दूसरे हुए हैं कि उसे ओवर हाइप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले जब एआई 10 से 15 साल पहले आया था, उस टाइम पे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि जो ब्लू कॉलर जॉब होंगी वो सबसे पहले जाएंगी, उसके बाद वाइट कॉलर जाएंगी, और लास्ट में जो क्रिएटिव लोग होंगे उनकी जॉब जाएगी। लेकिन जब से 23 आया है, ये पूरा उल्टा गेम ही बदल गया है कि सबसे पहले क्रिएटिव जो लोग हैं उनकी जॉब जा रही है धीरे धीरे, उसके बाद वाइट कॉलर, उसके बाद लास्ट में अभी जो ब्लू कॉलर वाले वो ज़्यादा सेफ खुद को फील कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जॉब जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, जाएगी, कंफर्म जाएगी। क्योंकि देखिए, बहुत सारी जॉब्स उस तरह से जाती ही है जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट आता है। जैसे बहुत सारे पहले लोग होते थे जो कागज़ों के अंदर एंट्रीज़ किया करते थे। ऑब्वियसली बात है उनकी जॉब गई, लेकिन उनकी जगह पे जॉब कितने लोगों की आ गई है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो एआई की वजह से जॉब जाएगी, 100% जाएगी, और थोड़ा सा पुश मिलेगा क्रिएटिव लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक दो थंबनेल लगा दिया, चिपका दिया, बस हो गया काम। नहीं नहीं, आपका अगर एआई से अच्छा काम हो सकता है तो क्रिएटिव लोग और बेहतर कर पाएंगे। अभी कोडिंग के अंदर इंटेलिजेंस आने से आपकी जॉब थोड़ी ना गई है,
वो टैब टैब करके कोई भी थोड़ी ना लिख सकता है वहाँ पे। देखना तो हमें पड़ेगा कि सही से टैब ये वाला फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। और ये सब आपके वर्क फ्लो को ना ईजी ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं है अब जैसे इतना बड़ा चैट जीपीटी का हाइप आ गया, लेकिन चैट जीपीटी तो आपको रिस्पॉन्स रीजनरेट कर सकते हो, 2-3 रिस्पॉन्स दे सकते हो। ये कौन चूज़ करेगा कि कौन सा वाला रिस्पॉन्स बेस्ट है, कौन सा वाला रिस्पॉन्स काम कर रहा है। अभी मैं को पायलट काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ गिटहब का, तो को पायलट के अंदर मुझे बहुत सारे सजेशन मिलते हैं, बट मेरी जगह किसी और को बैठा दीजिए जिसको 1 भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या टैब कर करके वो भी एप्लीकेशन बना देगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो देखिए कोर फाउंडेशन नॉलेज रहेगी, चिंता करने की बात नहीं है। इसको अडॉप्ट करिए, एआई को अडॉप्ट करिए, जितना हो सके उतना अडॉप्ट करिए। अच्छे पोस्ट बनाइए, थंबनेल्स बनाइए, इंस्टाग्राम वगैरह पे बनाइए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा। देखिए लिंक्डइन पे अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जनरेटिव कंटेंट का यूज़ करके बहुत लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं। सर कमेंट भी लिखते हैं। कमेंट भी लिखते अब तो हैं। कमेंट भी हाँ। मैंने भी ट्राई करा, मैंने भी एक कमेंट एआई से जनरेटिव करके लिखा, और फिर मैंने एक छोटा सा जो पोस्ट था वो खुद के हिसाब से लिखा जिस स्टाइल में मैं बोलता हूँ। इंगेजमेंट का ज़मीन आसमान का अंतर है। एआई पे ज़्यादा नहीं है, मेरे वाले पे ज़्यादा है, क्योंकि एआई के कंटेंट में मैंने देखा उसमें सोल मिसिंग है। आप कहेंगे ये तो बड़ा हाइपोथेटिक, नहीं, जो मेरा स्टाइल है बात करने का, कभी कभार मैं सरकाज़म ऐड कर देता हूँ या कभी कभार मैं कुछ पंचेस ऐड कर देता हूँ। मेरे जो स्टाइल है, मेरी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो वहाँ पे एआई की तरफ नहीं आई। ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन ना ख़राब है। तो आपको लगता है कि मैं उस पर बहुत सारे पोस्ट डाल के एंगेजमेंट ले लूँगा, लेकिन इवेंचुअली लोग बोर हो जाते हैं। ट्विटर पे मैं देख के बता सकता हूँ कि किसने जनरेटिव थ्रेड लिया है, वो तुरंत पता लग जाता है। वो अकाउंट चाहिए ही नहीं मेरे को, बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो खुद का तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनसे सारा काम हो जाता है, आपकी सोल अभी भी चाहिए कंटेंट के अंदर, हर जगह चाहिए। सर अभी आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि जब कंप्यूटर आया था तो जो क्लर्क वाले लोग थे वो कंप्यूटर में शिफ्ट हो गए, लेकिन सर ऐसा भी तो नहीं हुआ आज तक कि कोई हमने ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी जो खुद से सोच सकती थी। जैसे अगर मैं इंसानों की बात करूं, इंसान इतने साल सर्वाइव करे, हमने डायनासोर देखे, हमने बहुत सारे जीव जंतु देखे, हम उनसे इसलिए जी पाए कि हमारे पास ज़्यादा दिमाग था। लेकिन अब हमने एक ऐसा चीज़ क्रिएट कर दिया जिसके पास दिमाग है और वो मतलब इंसान को ओवर पास भी कर सकता है। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एआई है, जो हमारा एआई सिस्टम है, अभी वो एक न्यू बेबी टाइप का ही है कि एक 9 साल का उसकी एज प्रिडिक्ट की गई है। लेकिन अगले 4-5 साल में आपको नहीं लगता कि वो सच में ही एक जॉब थ्रेट क्रिएट कर सकता है? नहीं, अभी तक तो नहीं लगता, बट हाँ एक चीज़ तो मैं कहूँगा, थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाएगा, सॉरी उसके लिए। इंसान और इंसानियत अपनी खूबियों की वजह से नहीं, अपनी गलतियों की वजह से है। और एआई गलतियाँ नहीं करता है, हम गलतियाँ करते हैं। अब देखा जाए पुराने हिस्ट्री में, आप जाके देखो, गलती से ही आग डिस्कवर हुई थी, गलती से ही खेती डिस्कवर हुई थी। तो और एआई जितने हमारे कई प्रोडक्ट फीचर्स, वेब जैसे स्पॉटिफाई का जो रिकमेंडेशन इंजन है, वो भी एक गलती का ही, आपको पता ही होगा हिस्ट्री के अंदर एक गलती का ही है, जो वहाँ पे मोस्टली एडवांस येट एक्सेप्टेबल माया नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था वहाँ पे। तो ये सारी गलतियों की तो देन है, एआई परफेक्ट है और यही उसकी सबसे बेकार चीज़ है। ओके सर। तो सर जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे एलॉन मस्क हो गया, जो गॉड फादर ऑफ एआई हो गए, तो वो अपना कंसर्न क्यों जता रहे कि यार एआई सच में ही ह्यूमन के लिए थ्रेट है? और जो गॉड फादर ऑफ एआई जिनको बोला जाता है, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मुझे थोड़ा शर्म आती है कि मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। देखिए उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है, देखिए वो नहीं बनाते तो कोई और बनाते, ये तो फेज़ है लाइफ का, आना ही था। हो सकता है कुछ उनके इतने, क्योंकि देखिए हर कंपनीज़ के डार्क सीक्रेट हैं और बड़ी कंपनियों के बहुत ज़्यादा हैं, आप तो रह के भी आए उनमें, किस तरह से डेटा मैनिपुलेशन होता है, कहाँ कहाँ कलेक्शन होता है, ये सब होता है। तो हो सकता है कुछ उन्होंने ऐसा देखा हो कि ठीक है, कंपनियाँ इस तरह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके कुछ ज़्यादा ही आपके लाइफ में इंटरवीन कर सकती है। तो उनके पर्सनल विचार हैं, क्या हैं, हम तो एज ए थर्ड पार्टी ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे ज़माना बदल रहा है। बट ठीक है, देखिए प्रोज आएंगे तो कॉन्स भी आएंगे, जॉब्स जाएगी तो नई जॉब भी आएगी, ये तो फेज़ है लाइफ का। इसी के साथ अडॉप्शन ही करना पड़ेगा। आपके पास अब चारा नहीं है कि आप पीछे जा सको, तो आप आगे ही जाने का सोचना पड़ेगा। पीछे जाने का सोचोगे तो बैठे ही रहोगे। तो बेटर है कि आगे जाने का सोचो कि अब जितना हो गया, अब इसको अच्छे से यूज़ कैसे किया जाए। ओके सर। सर मैंने देखा कि आपको थोड़ा फॉरेन वगैरह घूमने का काफ़ी शौक है, आपने शायद 35+ कंट्री विजिट वगैरह करी है। तो आपने कोई ऐसी कंट्री विजिट करी जहाँ पे आपको लगा यार ये तो टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं? अरे जापान कुछ नहीं करता। अभी रिसेंटली मैंने इजराइल भी विजिट करा, इजराइल भी अच्छा था, बट जो आपको एक टेक्नोलॉजी हर कोने पे दिखती है ना, वो जापान है। जापान शायद मुझे लगता है हमसे अभी भी 8-9 साल तो इजीली आगे है, यूएस से भी शायद 4-5 साल इजीली आगे है। जितना टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया है ना, आप एआई से डर रहे हैं, वो लोग अभी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जहाँ पे वो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे है।
और मैं रेकमेंड भी करूँगा अगर आप अफोर्ड कर सकें या जा सकें तो जापान में, और अकिहाबारा स्ट्रीट है वहाँ पे, एक है बड़ी फेमस स्ट्रीट है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके थोड़ा कुछ दिन 1-2 दिन बिताइए, आपको अलग लेवल का एहसास होगा कि लोग कितना अडॉप्ट कर चुके हैं टेक्नोलॉजी को हर मोमेंट पे। आप सर इसको थोड़ा एग्जांपल से बताएंगे कि कैसे वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल जो इंडिया में मिसिंग है वहाँ बहुत ज़्यादा है। अरे आपकी बाथरूम की सीट से लेके आपके शावर के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स की कितना पानी ठंडा गर्म आएगा, वो नल्स के साथ कोई वहाँ पे साइंटिफिक पना नहीं हो रहा है सुबह सुबह की ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स कर रहे हैं, सब ऑटोमेटिक सेंसर्स पे हैं। यहाँ तक कि आपकी बॉडी के ऊपर गैजेट्स हैं कि कितनी आपकी हार्ट बीट्स वगैरह हैं। एप्पल वॉच तो अभी आई है, बट कितने आपके हार्ट बीट्स हैं, कितना आपको कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए। वेंडिंग मशीन्स है हर कोने पे, ठंडा गरम आपके कपड़े आयरन करने से लेके धोने से लेके, मतलब सब कुछ इतना एडवांसमेंट और सब कुछ मशीनों के बेस पे चल रहा है। येट उन लोगों ने अपनी कभी भी संस्कृति को और उनको पीछे नहीं छोड़ा। आज भी वर्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा एथिकल माना जाता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर पॉइंट पे टेक है वहाँ पे। बड़े बड़े स्टोर्स वहाँ पे मिलते हैं अभी भी, जहाँ पे आपको टेक से लेके गेमिंग से लेके, मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर जहाँ पे आप पुरानी संस्कृति को भी रख रहे हो, गेमिंग को भी रख रहे हो, टेक को भी रख रहे हो, और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा बैलेंस, मज़ा ही आ गया देख के। कभी मैं सोचता हूँ इंडिया को भी ऐसा मिले कि आप अपने ट्रेडिशनल अटायर में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी को भी आप यूज़ कर रहे हैं, आईफोन भी, और आपकी संस्कृति भी आपके साथ है और आपकी टेक्नोलॉजी भी आपके साथ है। मतलब देखना चाहूँगा इंडिया के अंदर भी ऐसा हो जल्दी। ओके सर, देखते हैं सर। इंडिया का फ्यूचर तो शायद ब्राइट ही है अभी, अगले 10-15 साल जो प्रेडिक्ट करते हैं फाइनेंस वाले कि इंडिया के होने वाले हैं, होप सो इंडिया के वो हो जाए। अरे पक्का हूँ सर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो चैट जीपीटी है जब वो लॉन्च हुआ तो वो कुछ कंट्रीज़ पे बैन भी हो चुका है, जैसे मैं इटली, रसिया, चाइना, इनमें ऑलरेडी बैन हो चुका है। तो आपको लगता है कि एआई के ऊपर रेगुलेशंस वगैरह काफ़ी आएंगी और इंडिया भी लाएगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अभी भी जो ड्राइवरलेस कार है जो ऑटोमेटिक चलती हैं वो इंडिया ने बैन कर रखी है क्योंकि वो जॉब खा सकते हैं किसी ड्राइवर की। तो आपको लगता है कि चैट जीपीटी या फिर एआई के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन ले सकती है इन फ्यूचर? पक्का देखिए, रेगुलेशंस तो हर चीज़ पे आने चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल सी ऐप्स आई है तो उन पे भी रेगुलेशंस हैं कि आप लेंडिंग ऐप्स नहीं बना सकते, बहुत सारी चाइनीज़ ऐप वगैरह बैन हुई थी। तो रेगुलेशन तो देखिए मैं मानता हूँ कि हर चीज़ पे आना चाहिए। ये सिर्फ एआई की बात नहीं है, कैसे डेटा यूज़ होता है, कैसे वीओआईपी कॉल्स होती है, गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिव है उसके लिए, तो वो यूज़ करती है। प्लस यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि ठीक है आपने एआई के ऊपर बैन लगाया, वो लगाया, बैन लगाना देखिए कभी सोल्यूशन हुआ ही नहीं है। और उसके अलावा चैट जीपीटी वगैरह की हाइप देखिए ऑब्वियसली बात है आई है, लेकिन उसके साथ साथ उसका डेटा कलेक्शन पैटर्न, उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल हैं। कई लोगों ने अपने कंपनी के सोर्स कोड वहाँ पे डाल के और उनसे आंसर्स वगैरह निकाले थे, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। बट हाँ, रेगुलेशंस आना चाहिए। प्लस चैट जीपीटी एक है ना ऐसा सिनोनिम बन गया है गूगल जैसा कि लोगों ने सोचा है कि अच्छा कुछ भी जनरेट होता है चैट जीपीटी है। मैंने खुद ने फेस करा है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि कुछ भी एआई रिलेटेड बात करो, ये तो चैट जीपीटी है, ये भी चैट जीपीटी है, लैंगचेन ये भी चैट जीपीटी, अरे सब कुछ चैट जीपीटी थोड़ी ना है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, थोड़ा गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान देगी और थोड़ा यूट्यूबर्स को भी मुझे लगता है और ज़्यादा बात करनी चाहिए इसके बारे में, और बताना चाहिए कि चैट जीपीटी एक अलग जनरेटिव मॉडल है और उसकी तरह से अलग जनरेटिव मॉडल्स भी हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा लोग बात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी बात कम हो रही है इस बारे में। हम कोशिश करेंगे सर इसके ऊपर और ज़्यादा बातें करने की अपनी आगे आने वाली वीडियो पे। सर, जो एक और जनरल कंसर्न लोगों का आता है कि मान लो किसी कंट्री ने एआई को बैन कर दिया, कंप्लीटली नहीं कर सकते, लेकिन जो ऐसे हैं कि जो जॉब खा सकती है मेजरली लोगों का, तो उससे कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई जहाँ एआई का यूज़ हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा वो बहुत ही अनडेवलप है। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है फ्यूचर में? ये 100% पॉसिबल है, ये 100% होगा। आज इमेजिन करो अगर इंडिया के अंदर यूट्यूब बैन होता, हम इतने ग्रो करते ही नहीं। आज यूट्यूब की वजह से बड़े बड़े यूनिकॉर्न हैं, यूट्यूब की वजह से ही आप इतना ज़्यादा एजुकेशन के अंदर थ्राइव कर पा रहे हो, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हाथ यूट्यूब का है। इनफैक्ट चलो आपने कंपनी यूट्यूब पे बेस नहीं बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज़ तो यूट्यूब पे 2 ट्यूटोरियल देख के कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर। इमेजिन करो अगर यूट्यूब इंडिया के अंदर बैन होता, जो कि हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर यूट्यूब बैन हुआ था, तो उनकी आप ग्रोथ देखो और हमारी ग्रोथ देखो। तो बैन करना कभी भी मैं सोल्यूशन मानता ही नहीं हूँ। रेगुलेशन होना चाहिए, बट बैनिंग स्ट्रेट अवे पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे क्रिएटर देखे थे जिन्होंने क्या करा कि टिकटॉक पे बड़े फेमस थे, एक बॉडी बिल्डर थे, बड़े फेमस थे, विद इन 3 डेज उनके यूट्यूब पे आए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, ये हम मिस कर रहे हैं क्योंकि टिकटॉक जैसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास है नहीं। टिकटॉक पे रेगुलेशन वगैरह सब आनी चाहिए थी, बट अभी तो खैर सारा कंटेंट रील्स वगैरह पे शिफ्ट हो गया है। बट मुझे लगता है कि हाँ, मैंने भी लेट करा काफ़ी वर्टिकल फॉर्मेट के कंटेंट को बनाने के लिए। अभी मैं बहुत काफ़ी बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, शॉर्ट्स पे भी। तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया था कि नहीं नहीं ये तो बेकार है। वो मेरी गलती थी, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको।
मुझे उसको यूज़ करना चाहिए था लोगों को अंडर 1 मिनट कैसे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। तो ये विज़न मेरे अंदर लेट आया, तो बैन करना स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन नहीं है। और कंट्रीज़ की ग्रोथ में डेफिनेटली बहुत मेजर रोल प्ले करेगा एआई। सर अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो अभी भी चल रहा है कि जो बार्ड एआई है वो पीछे हो गया काफ़ी चैट जीपीटी से। अगर मैं बात करूँ सर, गूगल के पास तो हमारा पूरा डेटा प्रेजेंट है, तो बार्ड पीछे क्यों रह गया? आपको ऐसा क्या लगता है कि बार्ड अभी पीछे है चैट जीपीटी से? इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि अगर मैं गूगल की बात करूँ, उसके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। इवन लोग कहते हैं कि वो माइक्रोफोन को भी टाइप करता है, जो भी हम कैसे भी बात कर रहे हैं। और ये मैंने पर्सनली भी सर कई बार फील किया, अगर मैं पिज़्ज़ा वगैरह की बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन ऐसे भी रखा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे पिज़्ज़ा की ऐड आ जाती है। ये तो मैंने तो भी ऐसा क्यों हो एक्सपीरियंस कि किया है, बार्ड आता है। जब गूगल के पास इतना डेटा है, तो हम एआई को इतना अच्छा क्यों नहीं बना पाए वो? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी सबसे बेस्ट है तो वही सारे काम सबसे बेस्ट करेगी। अब आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे एडटेक हैं जो सबसे बेस्ट हैं, बट ज़रूरी थोड़ा ना है कि वही सबसे बेस्ट कोर्स लॉन्च करेंगे हमेशा। हो सकता है कोई एक नया बंदा आ जाए जिसके 0 सब्सक्राइबर है, 5 सब्सक्राइबर है, हो सकता है उसने बेस्ट कोर्स लॉन्च कर दिया हो। तो मार्केट में जायंट्स फॉल होते हैं, और जब जायंट्स फॉल होते हैं बड़ी आवाज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि गूगल के पास सारा डेटा है तो वही बार्ड बेस्ट बनाएगा। देखिए, कहीं से भी सैम अल्टमैन, कहीं कोई नामो निशान नहीं था, और एक बंदा आया, उसने सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है या सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है या सबसे बेस्ट इंजीनियर है तो वही सबसे बेस्ट काम करेगा। हिस्ट्री गवाह है याहू सबसे बेस्ट था, याहू कहीं नहीं रहा, गूगल पता नहीं कहाँ से आया, एकदम से टॉप पे राइज़ कर गया। इसके बाद देखो अभी माइक्रोसॉफ्ट है, चैट जीपीटी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा जायंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई हरा नहीं सकता। उसको हराने के लिए जिस दिन कोई आएगा ना, वो इतनी छोटी सी जगह से आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन सर अगर मैं बात करूँ एआई की, उसको तो सर डेटा ही चाहिए ना, कि खुद को ट्रेन वगैरह करने के नहीं, लिए, नहीं, ताकि नहीं, वो अच्छे डेटा के बाद लेबलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि बहुत सारा ओके मेहनत मज़दूरी जिसको कहते हैं वो होती है। ओके क्योंकि ओके सिर्फ डेटा होना ज़रूरी नहीं है, उस डेटा की लेबलिंग होना भी अच्छे से होना ज़रूरी है। फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। फिर कौन सी आपने एल्गोरिथम लगाई, कौन सा मैथमेटिकल मॉडल आपने उसके अंदर लगाया, वो उसके अंदर सही से फिट बैठा है, नहीं बैठा, कितना ट्रेनिंग टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, कितना कंप्यूटेशन पावर चाहिए, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि डेटा है बहुत सारा तो मैं ही बेस्ट करूँगा। कितना उसके अंदर ओके इंजीनियरिंग लगी हुई है, कितना उसके अंदर ओके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, लेबलिंग कितनी अच्छे से हुई है, कितने टाइम की हुई है, कितना प्रोसेसिंग का टाइम मिला है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ इंक्लूडेड है। एक चीज़ मैं सबको रेकमेंड करूँगा, अभी जैसे रिसेंटली मैं भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ रहा था, लैंगचेन सबसे बेस्ट चीज़ है समझने के लिए। बड़ा ही ईजी डॉक्यूमेंटेशन है, और सबसे अच्छी चीज़, ये सिर्फ पाइथन स्पेसिफिक नहीं है, आपको टाइपस्क्रिप्ट भी मिलता है, जावास्क्रिप्ट का एक बड़ा भाई है। सर। सर थोड़ा लेंचन को समझाएंगे, काफ़ी व्यूअर को पता नहीं होगा उसका मतलब। लैंगचेन एक्चुअली में जो आप चैट जीपीटी देखते हो, तो चैट जीपीटी बना कैसे, उसका जनरेटिव मॉडल क्या है, कैसे उसने काम ओके करा। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लीजिए डेटा सेट, अब इससे चैट जीपीटी ओके बना दीजिए, तो आप कहेंगे ओके मुझे तो नहीं पता कैसा मॉडल है, क्या करना है, कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करूँ, नहीं पता। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ये लो जावास्क्रिप्ट और नोड लो और एक वेब सर्वर बना दो, आपको पता है एक्सप्रेस लोगे, मोंगो लोगे, बना दोगे। तो इस तरह से उसका फ्रेमवर्क आपको चाहिए कि जिसके थ्रू आप एक जनरेटिव मॉडल बना सको। तो लैंगचेन वही, वैसे सही तो नहीं है कंपेयर करना, बट ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सप्रेस ही है आपके वेब सर्वर के लिए, तो यहाँ पे आपके जनरेटिव मॉडल के लिए लैंगचेन है। इसमें आप अपना खुद का डेटा फीड कर सकते हो, आपका खुद का डॉक्यूमेंटेशन, आपका खुद का कोड बेस, और फिर आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो कॉन्टेक्स्ट समझने लग जाएगा। तो लैंगचेन आज की डेट में सबसे बेस्ट मुझे लगता है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक हफ्ते से मैं बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको, तो मैं ओके सबको रेकमेंड करूँगा इसको पढ़ो। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर सबसे इजीली अवेलेबल है, तो मतलब ओके लोग या तो पाइथन में फेमिलियर है या जावास्क्रिप्ट में फेमिलियर हैं, तो दोनों में से दोनों अवेलेबल है। सर, ज़रूर सर, इसको ट्राई करेंगे, मैं भी और बच्चे भी फ्यूचर में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इससे आता है कि अभी जो भी जितना भी डेटा प्रेजेंट है हमारे पास, क्योंकि रोज़ इतना टन ऑफ डेटा क्रिएट हो रहा है, अभी हम बातें करें से भी डेटा क्रिएट हो रहा है, और सर मुश्किल से हम 2 से 3% डेटा को ही समझ पाते हैं और उसको एक प्रॉपर अरेंज करके कुछ मीनिंग क्रिएट उससे कर पाते हैं। सर आपको लगता है कि जब एआई आ चुका है, वो उससे ज़्यादा डेटा क्रिएट कर सकता है? डेटा क्रिएट करने का मतलब कि उससे ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें वो निकाल सकता है, और अगर निकालेगा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ, डेटा मैंने अभी रिसेंटली एक जेनरेटिव एआई करके एक वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पे आप अपना कोई भी यूट्यूब का लिंक डालो तो उसका ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है, उस वीडियोज़ की समरी आ जाती है। ओ तो मुझे बड़ा ही ओके अच्छा लगा, तो आई थिंक मोर मीनिंगफुल डेटा निकलेगा। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे आप यूट्यूब वीडियोज़ में देखोगे, वहाँ पे थंबनेल कुछ और है, बात कुछ और हो रही है, या फिर आपने हाँ ट्यूटोरियल वीडियोज़ देखे, वहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। जो चीज़ आप आधे घंटे में बता सकते हो, उसको 2.5 घंटा खींच रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, व्यू व्यू टाइम के लिए आप कर रहे हो। तो उन सब के ऊपर थोड़ा-सा लगेगा अब रोक कि नहीं, नहीं। और मुझे एक चीज़ जो पर्सनली लगी कि इस एआई के आने से ना आप चीज़ों को फ़ास्ट कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने एक नेक्स्ट.जेएस का क्रैश कोर्स बनाया, तो उस ओके क्रैश कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे लगा था कि 2 से 2.5 घंटा लगेगा।
लेकिन वो काम ऑलमोस्ट हाफ टाइम में हुआ क्योंकि मैं एआई यूज़ कर रहा था को पायलट। तो मैं समझाने में ज़्यादा टाइम बिता रहा था, कोड लिखना मेरा फटाफट हो गया था और लोगों ओके। को समझ भी आ रहा है उसके अंदर कि हाँ कोड तो हाँ अच्छा ये समझाया तो ये फटाफट लिख दिया है। तो मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ एक एक लाइन को, और वो कोड वहाँ पे जनरेट हो रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोड में कहीं से कॉपी पेस्ट करूँ, क्योंकि कोड आप लिखते हैं तो थोड़ा एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है। तो मैं डायरेक्टली लाइव लिखना पसंद करता हूँ। तो आई थिंक मोर मीनिंगफुल डेटा अब जनरेट होगा। अभी तक सिर्फ डेटा जनरेट हो रहा था जो कि कुछ भी गार्बेज था। अब उसमें से आप मीनिंगफुल डेटा निकाल सकते हो और फिर आप देख सकते हो कि किसके अंदर मुझे डीप डाइव करना है। ओके सर, अभी आपने AIML के बारे में इतना बताया, इसके लिए मैथ्स कितनी रिक्वायर है कि किसी के कमांड कितनी होनी चाहिए मैथ्स में कि अगर उसको इस फील्ड में करियर बनाना है? देखिए दो टाइप की होती है। अब आप इसको मशीन लर्निंग बोल लो, बड़े अम्ब्रेला को एआई बोल लो। ओके। हालांकि अलग अलग चीज़ें हैं, बट इस बड़े अम्ब्रेला को यस हम सर। कुछ एआई नाम दे देते हैं। एक होता है आपका मतलब पूरा आपको इसके अंदर काम ही करना है, अच्छे से फ्यूचर ही बनाना। एक होता है अप्लाइड एआई या फिर ओके। अप्लाइड मशीन लर्निंग। वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप एक्चुअली में उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हो। कभी भी आप उसमें मॉडल ट्विकिंग नहीं करते हो, इतना इंटरनल डिटेल में नहीं जाते हो कि स्टैट्स क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सब क्या है, वो सब में नहीं जाते हो। मुझे अप्लाइड एआई और अप्लाइड मशीन लर्निंग ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे मैं फ्रेमवर्क्स उन सबको यूज़ करके मेरा काम ईजी कर पाऊँ। इजी हो लेकिन जाए। अगर आपको चाहते हो कि नहीं मुझे तो प्रोफेशनली इसके अंदर जाना है, तो काफ़ी मैथ्स लगेगी। स्टैट्स तो आपका पूरा अच्छे से होना चाहिए। मतलब मुझे जितना एमटेक वगैरह लेवल पे मैथ्स आता है पूरा का पूरा उससे भी ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो अगर मैथ्स ओके। पसंद नहीं है तो पक्की बात है 100% डेटा साइंस मशीन लर्निंग इन सब के आसपास भी मत जाना। रियलिटी ओके। बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं आ जाओ कोई भी सीख जाता है, और फिर जब मैथ स्टार्ट होती है ना ऐसा भागते हैं ना लोग। मैंने बहुत लोगों को डर के भागते देखा है। देखो डेटा साइंस हो रहे हो, डेटा क्या है, नंबर्स ही तो है। उन नंबर्स के अंदर ग्राफ प्लॉट करने में, उन पे चार्ट्स बनाने में अगर आपको डर लग रहा है, नहीं जाने वाले आगे ज़्यादा दूर तक। और बहुत करियर ऑप्शन है, अभी अपने थोड़ी सी सूझबूझ बढ़ाओ। और डेटा में अगर नंबर्स में एक्सेल शीट में घबराहट होती है मत आओ। ओपनली ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटेंशन नहीं है। डेटा से घबराते हो तो डेटा साइंटिस्ट कैसे बनोगे? हाँ सही बात है सर, क्योंकि जब इंजीनियरिंग मैथ्स भी थी मुझे तो काफ़ी कठिन लगी थी, काफ़ी टफ लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। और AIML की तरफ मेरा उतना है नहीं कि मैंने उस फील्ड में करियर बनाने की सोची, क्योंकि मेरी मैथ्स 12th तक बहुत स्ट्रांग थी लगता है सबको, लेकिन जैसे ही बच्चा इंजीनियरिंग में आता है उससे लगता है कि ये क्या नया आ गया। तो सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि जो AI है किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास जा रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो पूरे AI को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं? मतलब कि जिस डेटा में वो ट्रेन हो रहा है, अगर मैं वो डेटा उसे गलत दे दूं तो वो किसी भी प्रोपागेंडा को फैलाने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक ऐड को दिखाने के लिए कि भाई सबसे बेस्ट क्रीम ये है मार्केट में, इससे तुम गोरे हो जाओगे या ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, तो उससे बचने का कोई रीज़न कि हम जो फ्यूचर में उससे कैसे बचा जा सके? नहीं नहीं, इतना तो देखिए, एआई के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है हेलुसिनेशन। तो ओके। वहाँ पे क्या होता है, एआई अपने आप में हेलुसिनेट करने लग जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन को ही सही मानने लग जाता है। तो अभी तक हाँ। हेलुसिनेशन का तो कोई ऐसा कुछ रोक टोक है नहीं कि भाई इसको ऐसे हटाया जा ओके। सकता है। बट आप बहुत अच्छे ओके। आर्टिकल्स वगैरह देखोगे, रिसर्च पेपर देखोगे, तो वहाँ पे हेलुसिनेशन पे काफ़ी रिसर्च चल रही है कि जिसको जैसा सिखा दिया गया है, जिसको आम ह्यूमन भाषा में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, अगर किसी का हाँ। रेडिकलाइजेशन हो गया है तो अब उसको सही गलत की समझ नहीं है। तो एआई के अंदर ये हेलुसिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी भी रिसर्च पूरा चल रहा है कि कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, बट अभी इसका कोई उपाय नहीं है। आपको खुद के ही विवेक से सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। वही बता रहा हूँ ना, टैप 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 करके पूरा कोड नहीं लिख सकते। वहाँ तो दिमाग ओके चाहिएगा। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें ब्लॉकचेन का काफ़ी यूज़ होगा डेटा को वो करने के लिए कि डेटा सही है गलत है? नहीं, मुझे ब्लॉकचेन अभी तक मतलब मुझे अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है ब्लॉकचेन। ओके। मैंने ओके। अभी तक भी उसके अंदर जाने का नहीं सोचा है। काफ़ी लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छी चीज़ है ब्लॉकचेन। बट एक टाइम हो गया था जब ब्लॉकचेन कुछ भी प्रॉब्लम दो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, ब्लॉकचेन कर लो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, ब्लॉकचेन कर लो। अभी वो एआई के साथ हो गया। एआई फिर भी बेटर लगता है मुझे कंपेरेटिवली, क्योंकि उसके अंदर कुछ सब्सटैंशियल है। और जितने ज़्यादा स्कैम हुए ना इस ब्लॉकचेन को लेके, पूरा का पूरा कॉफ़ीज़िला चैनल बन गया। यस सर। तो मुझे नहीं लगता, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है अभी ब्लॉकचेन के अंदर बिल्कुल। यस सर, ये बात तो सही कही कि क्योंकि सर स्कैम भी काफ़ी आए, और सर जो मनी वाला फैक्टर आप बता रहे हैं कि ये जो कॉइन्स आए थे काफ़ी काफ़ी फेक हाँ कॉइन भी आए थे ब्लॉकचेन के टाइम पे, पर उसका आना भी जरूरी था क्योंकि लोगों के बीच इंटरेस्ट बढ़े। क्या पता कोई बड़े बड़े एम्पायर वाले लोग हो जिन्होंने इससे प्रॉफिट क्रिएट करा होगा, नहीं नहीं डेफिनेटली नहीं, क्या मुझे, होगा। मैं इस पे एग्री नहीं हाँ। करता। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक बाय प्रोडक्ट मनी होना चाहिए।
मनी का बाय प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए। और ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा ही हुआ कि मनी की वजह से लोग आए और फिर टेक्नोलॉजी को समझने लगे। एआई के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से लोग आ रहे हैं, मनी माइट बी अ बाई प्रोडक्ट, जो कि अभी तक भी इतना ज़्यादा नहीं हाइप हुआ है, और इसीलिए वो टेक्नोलॉजी थ्राइव कर रही है। जब तक ओरिजिनल एंथुजियास्ट लोग टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आएंगे, मनी शुड बी ए सेकेंडरी फैक्टर, बिकॉज एक पॉइंट आने के बाद मनी इज नॉट ए ड्राइविंग फैक्टर। तो ब्लॉकचेन के अंदर ये उल्टा हुआ है, पहले मनी ड्राइविंग फैक्टर है, जिसको भी आना है मेरा 100 का 500 कैसे होगा, 100 का 1000 कैसे होगा, सबको उसी में इंटरेस्ट था। तो आई थिंक ये तो ठीक नहीं था, और इसी ने शायद उसको किल किया है। सर लेकिन सर जो बड़े बड़े कॉइन्स है अपने, जैसे मैं बिटकॉइन की बात करूं या फिर इथेरियम की बात करूं, उनका तो सर यूज़ केस भी है, काफ़ी कंपनी ने बैक करती है, इसलिए उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। वहीं कुछ कॉइन्स है, अगर कल एलोन मस्क आके कह देते कि मैं डॉज कॉइन को बैक कर रहा हूँ, तो सर उसकी वैल्यू तो सर खुद ही बढ़ जाएगी डॉज कॉइन की। वही बात है ना, वैल्यू के लिए ही लोग आ रहे हैं, 100 का 1000 करने आ रहे हैं। वो टेक एंथुजियास्ट तो है ही नहीं कि इससे मैं क्या इंप्लीमेंट कर लूंगा या क्या कुछ अच्छा हो जाएगा। एआई से अभी लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रोग्रामर्स को कैसे करूं, कैंसर कैसे डिटेक्ट करूं, डेटा कैसे सही पहचानूं। तो ये अच्छे यूज़ केसेस है टेक्नोलॉजी के, इनके बीच में पैसे के हमारे बीच में बात ही नहीं हुई। और जैसे हमने बिटकॉइन को या ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस किया, देखिए हमारी बात पैसे की तरफ मुड़ गई है। तो ये ब्लॉकचेन का एक बेन ही मानिए कि इसकी बात करते ही पैसे की बात शुरू हो जाती है। ये सर वो तो है कि पैसे की बात हो जाती है, लेकिन सर यूज़ केस भी तो काफ़ी हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लॉकचेन की, क्योंकि फ्रॉड वगैरह रोकने के लिए, जैसे वोटिंग सिस्टम हो गया अपना, या फिर जो आजकल ज़मीनों के इतने विवाद चलते हैं, अगर हम पूरे तरीके से ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ले आए तो शायद वो चीज़ें सुलझ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्या हम सुलझाना चाहते हैं इतना? हाँ, बात हुआ है, क्योंकि करप्शन कम होगा तो लोग नहीं मानेंगे। क्या हम इंसानियत का असली चेहरा देखना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता चाहते हैं। सही बात है सर। सर अभी एक घटना हुई थी इंडिया में, शायद अगर आप बिग बॉस, शायद आप क्या ही करते होंगे फॉर, मुझे जहाँ तक विश्वास है, तो वहाँ से एक क्रिएटर है पुनीत सुपरस्टार, तो वो बाहर निकल गए थे वहाँ से। और जियो सिनेमा है, ऐप है जो अंबानी जी का है, तो उसकी रेटिंग अराउंड 5 के अराउंड ही थी, 4.5 4.6, और वो विद इन अ वीक 1.2 1.4 में आ गई। इतना बड़ा लोगों को जो इमोशन ट्रिगर किया कि उन्होंने उसको बाहर कैसे निकाल दिया। क्या सर जो हमारा एआई है कुछ फ्यूचर में ऐसी मूवी क्रिएट कर दे या फिर कुछ ऐसी इमेज क्रिएट कर दे जो लोगों को मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दे कि लोग सुसाइड या किसी का मर्डर करने के लिए उतावले हो जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है आपके उसमें? हाँ, मुझे लगता है पॉसिबल। क्योंकि उसने पकड़ लिया है कि लोगों के इमोशन को मुझे ट्रिगर कैसे करना है, और वो इतने ज़्यादा डेटा पे खुद को ट्रेन कर रहा है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, एक स्केरी यूज़ केस है। बट अगर मतलब आपने ही मुझे ये थॉट दिया कि अगर मैं ये कर सकता हूँ कि लिंक्डइन पोस्ट बना सकता हूँ जो कि लोगों को ट्रिगर करे, लोगों को ह्यूमर दे, तो आई थिंक इट माइट बी ए यूज़ केस। एक अच्छा एपिसोड आएगा नेटफ्लिक्स पे कि हाँ एआई ने ऐसे कर दिया। बहुत सारे एपिसोड सीरीज़ वगैरह चलती रहती है। बट हाँ ठीक है, देखिए एक चीज़ और ऐड करूँगा यहाँ पे, जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा, कि रिव्यू सिस्टम ना, मुझे सबसे ज़्यादा इसी रिव्यू सिस्टम की चिंता होती है। हमारे कुछ मेरे दोस्त हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी का, कि रिव्यूज़ ना सबसे स्क्यूड चीज़ है। क्योंकि एक टाइम होता था लोग चीज़ को यूज़ करके रिव्यू देते थे, आजकल हम रिव्यू देख के चीज़ को यूज़ करते हैं। तो रिव्यूज़ तो पूरा स्क्यूड गेम है। रिव्यूज़ कभी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यूजुअली इंसान रिव्यू तब देता है जब वो परेशान होता है। जब वो खुश होता है तब वो रिव्यू देता ही नहीं है। तो रिव्यूज़ सिर्फ ये डिनोट करते हैं कि आप कितना परेशान हैं, कितने लोग उससे खुश हैं, ये रिव्यूज़ में कभी नहीं आता। आप कोर्सेज़ के रिव्यूज़ देख लीजिए यूडेमी वगैरह पे, आप अमेज़ॉन के रिव्यूज़ देख लीजिए। जो लोग परेशान हैं वो आके करते हैं, जो लोग खुश हैं वो चुपचाप बैठ के खुश हैं। तो हमें अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। बहुत सारे रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं, पेपर्स लिख रहे हैं, बट मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं लगता है रिव्यू सिस्टम इज़ स्कैम। टोटली स्कैम तो नहीं बोलेंगे, आजकल बहुत फ्रीली वर्ड यूज़ होता है, बट स्क्यूड सिस्टम है बहुत ज़्यादा, कि आपके नेगेटिव बेस बहुत ज़्यादा हाई है और जो पॉजिटिव बेस है वो बहुत कम है। सर ये एआई के वार में आप इंडिया को कहाँ देख रहे हो, कि इंडिया अभी कहीं पिछड़ तो नहीं रहा है, या फिर इंडिया आगे बढ़ रहा है? अरे सवाल ही नहीं होता, इंडिया किसी हालत में कहीं नहीं पिछड़ रहा, ना पिछड़ सकता है। इतना इंजीनियरिंग यूथ बैठा है सारा का सारा, इतना एआई पे काम कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं, हो ही नहीं सकता कि इंडिया पिछड़ रहा है। बाहर के लोग यहाँ पे इतना लोग हायर कर रहे हैं, बाहर की ज़्यादातर कंपनियों में सब अब तो रिमोट जॉब्स भी दे रहे हैं, या फिर यहाँ से कॉल करके वहाँ लेके जा रहे हैं इंजीनियर्स को। हो ही नहीं सकता कि पिछड़ रहा है। और अभी तो बहुत सारे हायर पैकेजेस वाले लोग भी तो हैं, आप भी तो उनमें से एक ही हैं। ये सर जो अगला डाउट आता है कि अभी हमारा पड़ोसी देश है चाइना, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है इमेज डिटेक्शन की, उसको वर्ल्ड में बेस्ट गिना जाता है, और अभी जो उनका एआई सिस्टम है उतना उभर के नहीं आ रहा सामने दुनिया के, या फिर हमें पता नहीं है। तो आपके इसमें कुछ टिप्पणी? अरे हमें पता नहीं लग रहा। मैं चाइना में करीब 30 डेज रहा था। चाइना एक अलग पूरा मतलब अलग प्लैनेट है वो एक तरह से। वहाँ का कुछ बाहर नहीं आता है, वहाँ पे जो होता है वो कुछ बाहर नहीं आता है।
बहुत छोटे मोटे लीक्स हैं जो छोटे मोटे इधर उधर से आते हैं, बट उनका जो टेक्नोलॉजी है, उनका काम करने का तरीका है, उनके कीबोर्ड्स हैं, उनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हमारे पास कुछ नहीं है उस जैसा। वो लोग अलग लेवल पे खेल रहे हैं, उनके कीबोर्ड, उनकी टाइपिंग स्पीड, मैं देख के हैरान परेशान हो गया था कि क्या किस लेवल पे खेल रहे हैं ये लोग। फेस पेमेंट सिस्टम वगैरह से लेके सब कुछ वहाँ अलग लेवल का टेक चल रहा है, बहुत ही क्लोज्ड टेक है। हमारे सामने कुछ भी नहीं आया तो उस पर टिप्पणी करना एकदम मूर्खतापूर्व ही होगा कि आपको पता ही नहीं है आप किस पे टिप्पणी कर रहे हो। पर हाँ, जो मेरे 30 डेज का एक्सपीरियंस कहता है, वहाँ पे अलग प्लेनेट है, वो अलग लेवल से लोग रहते हैं, उनका खान पान, टेक्नोलॉजी, कीबोर्ड सब अलग है वहाँ पे। हाँ सर, आपने बताया था वहाँ के, मैंने आपका वीडियो देखा था बियर बाइसेप वाला, वहाँ पे मैंने पूरा आपका पॉडकास्ट देखा था, उसमें शायद आपने बताया था कि ये शायद आपके साथ स्कैम भी हुआ था कुछ $1000 के अराउंड का। देखिए, स्कैम तो हर देश में होते ही रहते हैं, ये छोटे मोटे क्योंकि वही बता रहा हूँ ना, आपको अच्छी यादें थोड़ी ना याद रहती है, आपको ये याद रहता है कि किस देश में आपके साथ क्या बुरा घटा था। तो रिव्यू सिस्टम खराब है ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो बहुत सारे हर देश में होता है, अभी भी गए थे, इजिप्ट भी गए थे, इजराइल भी गए थे, फ़लस्तीन भी गए थे, वहाँ पे भी इंसिडेंट्स हुए। तो ये तो हर देश में होता रहता है, चलता रहता है, ये तो पार्ट है लाइफ का। सर कुछ फ्यूचर में ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे अभी चाइना कुछ कोरोना लेके आ गया था अचानक दुनिया के लिए, 2 साल सब बंद, अगले 3-4 साल में चाइना एक रोबोट लेके आ गया, मतलब आर्मी टाइप का, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ये तो मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कि चाइना लेके आया था कोरोना, क्योंकि ये तो डिबेटेबल है। और Okay. कि कौन लेके आया था, कैसे आया था, मैन मेड था, नेचुरल था, ये सब अभी बाद में खुलासे होंगे इनके कभी, जब फाइल्स खुलेगी किसी की। तो बट हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि चाइना ही लेके आए, क्योंकि जितना टेक मैंने एडवांस होते देखा, जापान के अंदर, इजराइल के अंदर अलग लेवल का टेक्नोलॉजी चल रहा है। और इंडिया भी, ऐसा बात नहीं है कम है, इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। अभी स्टार्टअप्स बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। एक टाइम था जब स्टार्टअप का मतलब ये होता था कि बस टेक, सॉफ्टवेयर या फिर एडटेक, बस इतना। अभी हम हार्डवेयर लेवल की तरफ बहुत अग्रेसिवली मूव कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए था। तो हो सकता है ऐसा कोई रोबोट इंडिया से ही आ जाए। मुझे तो खुशी होगी अगर इंडिया से इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई की रोबोट वगैरह हमने क्रिएट कर दिए, शायद क्रिएट हो भी रहे होंगे, हमें पता नहीं होगा। सर ऐसा क्यों है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे अंबानी जी वगैरह हो गए, अडानी जी वगैरह हो गए, ये क्यों टेक के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ फॉर्मल बिजनेस की ओर ही क्यों जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, किसने बोला अंबानी जी और ये काम नहीं कर रहे? अडानी, बहुत अग्रेसिवली काम हो रहा है। सर मतलब इनोवेशन के टाइप, मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ तो वो वही वाले बिजनेस करते हैं कि जो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। ऐसा कोई बिजनेस जो आपको लगा कि उन्होंने बिल्कुल नया लेके आए हैं कुछ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए लगता है, बट एक्चुअली में आपकी पोजीशन होती है कि आपके पास कितना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और कितना बड़ा आप खेल सकते हो। तो अंबानीज वगैरह इस पोजीशन में नहीं कि वो छोटी सी एक टेक्नोलॉजी में खेले या फिर छोटे इनोवेशन पे खेले। उनका काम जो है ना, वो यही है कि टेक्नोलॉजी या जो भी छोटी छोटी चीज़ उसको मास अडॉप्शन पे लेके जाएं। तो मास अडॉप्शन का गेम अगर वो नहीं खेलेंगे तो हम और आप तो खेल भी नहीं सकते हैं। हाँ सही बात है। तो उनको वो गेम ही खेलना चाहिए। अब जैसे जियो का इतना पेनिट्रेशन आया, हर बंदा आपको मोबाइल देख रहा है, फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये मास अडॉप्शन बस की बात ही नहीं था किसी के। तो वो जो गेम खेल रहे हैं ना वहाँ पे, उनके लिए वही गेम बेस्ट है। और हमारे लिए जो गेम है कि हमने चलो एडटेक के अंदर इनोवेशन कर दिया, थोड़ा यहाँ कर दिया, इसके बाद हम उसको स्केल ले जाने के लिए उन जो मैमथ्स हैं उनकी हेल्प ले लें कि ठीक है अब हमें मास अडॉप्शन चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में बेस्ट है। और इसी तरह के और इनोवेशन भी उनको इसी तरह पे फोकस करना चाहिए कि जहाँ चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब इनोवेटिव नहीं है, बट वो हर आदमी के हाथ में है। देखिए, आज हर आदमी के हाथ में ऑलमोस्ट मोबाइल है, और धीरे धीरे कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की भी और इन बड़े लोगों की, जिनको हम इंटरनेट उन्हीं का यूज़ करते हैं पर गाली उन्हीं को देते हैं कि अब अडानी ने ये कर दिया, अंबानी ने ये कर दिया। पर उन्होंने, देखिए, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये 5G अगर हर गाँव में पहुँच जाए कैसे भी, उसके बाद देखिए आप इंटरनेट अडॉप्शन, हर बंदा प्रोग्रामिंग सीख सकता है गांव के किसी कोने में बैठ के। तो इस सच्ची बात क्या है कि मैं यूट्यूब पे फ्री में किसी को पढ़ा रहा हूँ, एक गांव का बच्चा वहां से प्रोग्रामिंग सीख के और गांव की एक वेबसाइट बना दी है, और उस गांव की वेबसाइट को अब दुनिया देख पा रही है। मतलब इससे ज़्यादा और क्या फुलफिलिंग चीज़ चाहिए? सर आपको लगता है कि जो हमारा लास्ट डिकेड का रिवोल्यूशन था, अगर मैं 2010 से 2020 के बीच की बात करूँ, वो जियो था? हाँ, मैं तो मानता हूँ, 100% मानता हूँ कि जियो था, और जियो की पीठ पे आके यूट्यूब। क्योंकि अगर मैं बाहर कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ पे जो इंटरनेट पैकेजेस वगैरह वो काफ़ी महंगे हैं, आपको तो शायद अच्छे अरे से पता बहुत होगा। महंगे, मेरा तो दिमाग खराब है, मुझे आदत ही नहीं है वो इंटरनेट डेटा ऑफ करने की। और बाहर जाते ही वो ऑफ करना पड़ता है। 1-2 बार तो मैंने ऐसे ही डेटा उड़ा दिया कि अल्ले ये डेटा खत्म हो गया हमारा, तो ये आदत ही चली गई। Okay. तो यहाँ पे जो इंटरनेट के मज़े लेते हैं ना, ये तो किसी देश में, यूरोपियन देश में मज़ा नहीं आया मुझे इंटरनेट का। तो ओके सर। वियतनाम में सर, है, वियतनाम में है, अच्छा वहाँ सस्ते हैं? वहाँ सस्ता भी है और बहुत तेज़ इंटरनेट है वहाँ पे। मतलब ऑलमोस्ट आपको 4G 5G ऐसा चलते में मिलता है, तो 50-100 Mbps स्पीड आपको फ़ोन में मिलती है। ओके
सर अभी जो कुछ बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट बच्चे हैं उनको आपके क्या राय देना चाहोगे जो जो उनको डर लग रहा है कि एआई से? देखिए, डर के कुछ होगा तो है नहीं, चलो मान लिया डर गए, अब क्या? हाँ। खेती तो करने लग नहीं जाओगे, स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन मिलना नहीं है तुम्हें ज़्यादा, है ना? सही है। तो डर के फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, नुकसान ही हो रहा है। हाँ। तो बेटर है डरना छोड़ दो, जो हाथ में है उसको तो काम में ले लें। चलो एटलीस्ट एआई से डर लग रहा है तो चलो एआई ही पढ़ लेते हैं। तो डर के किसी का फायदा तो कुछ होगा नहीं, और रियलिटी ग्राउंड यही है कि देखो डरने से काम कुछ होगा नहीं। अब तुम बैक जा नहीं सकते, कुछ और कर नहीं सकते, तो बेटर है आगे ही मूव करो। क्योंकि सोच के देखो, एक बार अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि चलो ठीक है एआई जॉब ले गया, डर भी लग रहा है, पर उस 1% चांस है कि नहीं लेके गया, तो तुमने उस 1% के लिए तो तैयारी करी नहीं। हाँ सही बात है। तो तैयारी करो आराम से। देखे, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जॉब लेना और ये सब करना। बेसिक्स आपको फाउंडेशन ठीक करने हैं, थोड़ा डेवलपमेंट आना चाहिए, थोड़ा डीएसए आना चाहिए, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर साइंस डेटाबेस के बेसिक्स आने चाहिए। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ये कॉम्प्लेक्स चीज़। हाँ, हाइप तो बनाई जाएगी क्योंकि कोर्सेज हमें भी बेचने हैं, आपको भी बेचने हैं। हम भी एडटेक से आते हैं, आप भी एडटेक से आते हैं, तो कोई बुराई बात है नहीं। हर कोई एप्पल तक अपना माल बेचने के लिए हाइप क्रिएट करता है। हम भी इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बट असली सच्चाई तो यही है कि टॉपिक्स है, पढ़ लीजिए इनको अच्छे से, कुछ अच्छा भलाई हो जाएगा। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एआई का आइडियल रूट मैप क्या हो सकता है, या फिर बच्चे को, या फिर वो एआई में ही अपना बीटेक या फिर कोई डिग्री ले, या फिर अलग से ही उसे पढ़ के कंप्लीट करे? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ अलग से पढ़ के कंप्लीट करने में ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहता है। क्योंकि जब आप कॉलेज के लिए पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो आप यूनिट्स पे टिक मार्क लगाते हैं कि ये एग्ज़ाम के लिए हो गया, ये एग्ज़ाम के लिए हो गया, ये एग्ज़ाम के लिए हो गया। बट जब आप खुद के लिए कोई चीज़ को पढ़ते हैं, तब आप एक्स्ट्रॉर्डनरी पढ़ते हैं। तो कॉलेज में जो करिकुलम है वगैरह है, वो सब बेसिक रखिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोग बाग आगे भाग जाते हैं कि मुझे एआई करना है, मैटप्लॉटलिब करना है, मुझे सीबॉर्न लाइब्रेरी करना। बट आपके पाइथन के फाउंडेशन तो वही अटके पड़े हैं। आपको बेसिक लाइब्रेरी, ग्रामर क्या है लैंग्वेज का, वो सभी नहीं समझ आ रहा है अभी। तो पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो अच्छे से, और फाउंडेशन के स्ट्रॉन्ग में 4 साल मत बिता देना। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 से 8 महीने मोर देन इनफ होते हैं। एक बेसिक लैंग्वेज, थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ वेब डेवलपमेंट कर लो, ऐप डेवलपमेंट कर लो, थोड़ा प्रोजेक्ट बना लो, ब्लैक स्क्रीन पे बना लो, थोड़ा बहुत डीएसए और ओएस का थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। बस इतना ही है, 6 से 8 महीने में हो जाता है। उसके बाद अपना एआई करो, जैंगो करो, जो भी आपको करना है वो करो। बट ये थोड़ा सा इसको अपनी बाउंड्री के अंदर ले लो। सर अभी मैं कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़ रहा था एआई के ऊपर कि जो हम ह्यूमन है, हम एआई को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे तो किसी को जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एआई सब कुछ करेगा, खेती, हमारे राशन, काम वगैरह। तो इसकी पॉसिबिलिटी है लोगों के अरे पास ऐसा कर दे तो कि हम मैं सिर्फ बैठ बहुत के खुश हो खाएंगे? जाऊंगा। अगर खेती वेती का काम भी करने लग जाए ना, तो हमारे फार्म वगैरह पे मैं तो डिप्लॉय कर दूंगा। आराम से पेड़ के नीचे बैठो, खुद बढ़िया फल सब्जी वगैरह लगा रहा है, तोड़ के भी लेके आ रहा है, खाना भी बना देना फिर तो हमारा। पर देखिए, तो आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा इस फ्यूचर जीवन में तो अगर नहीं देख किसी ने पाऊंगा। कर दिया? ओके, अच्छा अभी मुश्किल है। तो सर अभी जो रोबोट वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, अभी वो किस लेवल पे पहुंचे हैं, जितने आपको इन्फो है? एज सच अभी मैं एक एग्जीबिशन में जाऊंगा। अभी स्पेन हाँ। के अंदर एक एग्जीबिशन है जहाँ पे इनविटेशन था। वहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी रोबोट्स का ही पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आने के बाद फिर मैं प्रॉब्ली एक वीडियो वगैरह बना दूंगा कि किस तरह से मैंने कटिंग एज रोबोट्स वगैरह देखे हैं। क्योंकि लास्ट ऐसा ही एक एग्जीबिशन दुबई के अंदर भी हुआ था, और काफ़ी अच्छे अच्छे रोबोट्स वगैरह वहाँ पे यूज़ केसेस देखने को मिले। सिर्फ यूज़ केसेस नहीं, मास प्रोडक्शन यूज़ केसेस। बिकॉज मैं एक हमेशा चीज़ बोलता हूँ कि आपने एक टेक्नोलॉजी बना दी है, वो कटिंग एज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसके मास अडॉप्शन का क्या? क्योंकि आप बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाओ, अगर वो मास अडॉप्शन में नहीं गई या फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम रेडी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये जो प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, ये मास अडॉप्शन लेवल पे है। अब सपोज करिए एक रोबोट आपने ऐसा बना दिया जो खाना बना सकता है छोटा मोटा, लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि 10-20 करोड़ का है, तो मास अडॉप्शन नहीं आएगा उसका। और वहीं आपने उसको एक अफोर्डेबल रेट में ला दिया कि हाँ 10,000 में मिल जाता है, और आपका बेसिक आपके लिए चॉपिंग कर देगा, तो आपको हाँ ये मास अडॉप्शन है। तो वहाँ पे ऐसे हैं, तो वो देखने के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कहाँ पे पहुंची है रोबोटिक दुनिया। अभी बहुत ही जल्दी विजिट है मेरा स्पेन का, फिर उसके बाद बताएंगे। तो सर मतलब अभी तो वही होता है कि जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है उस टाइम वो थोड़ा अनअफोर्डेबल रहती है, उसके बाद वो थोड़ा अच्छी बन जाती है। सर अभी एप्पल का विजन प्रो आया, आपने शायद कुछ ट्वीट वगैरह भी किए थे, वीडियो वगैरह भी बनाई थी मुझे शायद। मुझे वीडियो बहुत को मुझे अच्छा idea नहीं लगा। है, अभी मैंने हाँ, सिमुलेटर तो भी सर डाल के देखा है, जो नया एक्स कोड आया उसके अंदर सिमुलेटर है पूरा, आप देख सकते हो, एप्स डिज़ाइन कर सकते हो उसके लिए। सर इसमें है क्या, मतलब अगर जनरल पब्लिक को समझाना हो क्या रहा है उसमें? आयरन मैन देखा था, बस आयरन मैन है ये। ओके। पर मैं मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मतलब
अलग लेवल के अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास इसके अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका ऐप स्टोर अभी खाली है। एप्पल लोगों का ध्यान सिर्फ विजन प्रो पे जा रहा है, मेरा ध्यान है प्योर उसके ऐप स्टोर पे कि खाली ऐप स्टोर है एक। हाँ, अभी सपोज करो वही अगर एप्पल का ऐप स्टोर मुझे खाली मिल जाता तो मैं वहाँ पे मेरी ऐप्स डाल सकता था और मेरी ऐप्स कितनी मास अडॉप्शन पे जाती। अभी एप्पल विजन प्रो का जो ऐप स्टोर है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है और 1% चांस है कि वो शायद मास अडॉप्शन पे टेक्नोलॉजी चली जाए, क्योंकि एप्पल का भी बहुत वहाँ पे इंटरेस्ट है। तो अगर मान लो उसको 1 लाख लोग भी खरीदते हैं तो 1 लाख यूज़र आपको डे 1 पे मिलेंगे आपकी ऐप के लिए। और इवेंचुअली अगर आपकी ऐप अच्छी है तो आप $10 चार्ज कर लीजिए। 1 लाख इंटू $10 काफ़ी होता है एक डेवलपर के लिए। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब 1% चांस मानता हूँ मैं उसके, बट पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। लेकिन सर जो ये हेडसेट वगैरह हैं, इनसे जो लोगों ने बताया कि जैसे आपका विजन वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है जब आप रियल लाइफ में आते हो, तो वो वाली प्रॉब्लम आपको दिख रहा आएगी? हाँ, वो तो कंफर्म आएगी। अभी हमारे फ़ोन देखिए ना, फ़ोन देख देख के सबकी आंखों पे चश्मे लग चुके हैं, तो ठीक है वो तो आएगा। उसका तो क्या है, वो लोगों को चक्कर भी आएंगे, थोड़ा दिमाग में भी पेन रहेगा, वो सब तो आएंगे, उसको अवॉइड थोड़ा ना कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर आज का सेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे आज, और आई थिंक व्यूअर को भी सर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर लास्ट टिप्पणी जो बच्चे देख रहे हैं कि एआई से डरना है या नहीं डरना, फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम हितेश चौधरी सर। डरना अच्छी बात है, तो आई थिंक एआई से डरना चाहिए, बट डर के काम छोड़ देना वो अच्छी बात नहीं है। तो जिस चीज़ से डरते हो ना, देखिए डर तभी लगता है किसी भी चीज़ से जब आप उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो उसके बारे में जानिए, उसको सीखिए, तब आपको अच्छा सा लगेगा। और हाइप पे मत जाइए। किसी ने बोल दिया, ट्वीट कर दिया कि ये जॉब ले जाएगा, किसी ने वीडियो बना, हम भी बनाते हैं हाइप के लिए, इसमें क्या बात है। मैं भी कई बार जावास्क्रिप्ट को किल कर देता हूँ, जावा को किल कर देता हूँ, इट विल डाई। हाँ, हम सब करते हैं, वो ठीक है, गिल्टी एज चार्ज। बट मेरी एडवाइस यही है कि किसी भी चीज़ को डरने से पहले उसके बारे में सीखिए, सीखने के बाद डिसाइड करिए कि डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। और फाउंडेशन स्ट्रांग रखिए। टेक्नोलॉजी बहुत आती है, जे क्वेरी, रिएक्ट, एआई, मशीन लर्निंग सब आते, फाउंडेशन स्ट्रांग चाहिए, उसके बाद सब देखेंगे। तो अगर मैं सर की सारी बातों को अगर कंक्लूड करूँ, सर कहना चाहते हैं कि आपको एक्शन लेना ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ बैठे मत रहो, कुछ करो, सीखना कुछ भी सीखो, पर सीखो पक्का। हाँ, अगर आप जो हाइप चल रही है उसके साथ भी चले जाते हो तो शायद आपको एडवांटेज मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.